So hello everyone, I am Akash Verma. Welcome to my channel Study in the Commerce Study Group. So today we are going to discuss the again basic accounting terms and we are going to create the third session of this topic. So today we are going to discuss the part 3. So पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो जो मैंने ऑलरेडी बना दी हुई है जिसमें हमने फर्स्ट 12 अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस कर दिया है। अगर आप में से किसी ने अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो को अगर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके उन पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में 5 अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे डेटर, देन क्रेडिटर, देन एंटिटी, देन डिस्काउंट, देन डेप्रिसिएशन। तो ये पांचों ही टर्म्स बड़ी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये वर्ड भी आपको बार बार जो है वो आपको अकाउंटिंग में यूज होते ही होते हैं। सो बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अकाउंटिंग टर्म्स जो है बेसिकली वो टर्म्स हैं जो हमारे अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा यूज होती हैं, फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं, और जिसका जो स्टूडेंट्स हैं उनको बाद में प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि उनका बेस क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसीलिए ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर जो ये वीडियोस बनाई जा रही हैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए। ठीक है, सो आप आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएंगी और आप इसको अच्छे से एंजॉय करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट सबसे पहले है डेटर। देखो डेटर मतलब होता है, कई बच्चे इसको डेबिटर बोलते हैं, बी इज साइलेंट। ठीक है, तो बोलेंगे क्या, DETORS डेटर्स। इसमें डेबिटर बी को नहीं देना, बी साइलेंट है। ठीक है, डेटर है, सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जिन जिन लोगों से हमने पैसे देने हैं ना वो हमारे कौन है, डेटर्स है। राइट, फॉर एग्जांपल मैंने अपने किसी फ्रेंड को 10,000 रुपए दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो वो मैंने उससे पैसे देने हैं ना, तो वो मेरा फ्रेंड मेरे लिए कौन हो गया, डेटर। ठीक है, मान लो आपकी कोई शॉप है, ठीक है ना, आपने किसी को सामान बेचा, ठीक है ना, लेकिन उसने बोला कि सर मैं आपको ना पैसे जो है 3 दिन के बाद दे दूंगा, मतलब आपने उससे पैसे लेने हैं ना, तो वो आदमी आपके लिए क्या हो गया, डेटर। तो जिन जिन लोगों से पैसे लेने हैं, जिन जिन लोगों से हमें पैसे आएंगे, वो लोग हमारे कौन हो गए, डेटर। द पर्सन हु ऑज मतलब देना, मतलब वो पर्सन जो पैसे देगा, किसको देगा, बिजनेस को, मतलब जो हमारे बिजनेस को पैसे देगा, दैट इज कॉल्ड डेटर। फॉर एग्जांपल ए ने गुड्स बेची बी को ऑन क्रेडिट, बी को उसने गुड्स बेची उधार पे। उधार पे पता ना आपको क्या होता है कि आपने गुड्स तो बेची लेकिन पैसे भी नहीं आए, आपको पैसे भी फ्यूचर में आएंगे, तो फिर बी कौन हो गया हमारा, डेटर, क्योंकि हमने बी से पैसे लेने हैं। ठीक है, इसमें एक और आता है बेसिकली, मान लो कि मैंने अपने 5 लोगों से पैसे लेने हैं, डेटर एक्स, डेटर वाई, डेटर जेड, डेटर डब्ल्यू, डेटर बी, तो इन सभी डेटर्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स। लाइक डेटर एक्स है, डेटर वाई है, तो हम इन सबको क्या बोलेंगे, सन्ड्री डेटर्स, जिसको हम टोटल डेटर भी बोल सकते हैं। टोटल कह दो या सन्ड्री कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो जिन जिन लोगों से पैसे लेने हैं वो हमारे कौन हो गए, डेटर्स। अब उसी तरीके से नेक्स्ट आता है क्रेडिटर। इसके ऑपोजिट डेटर कौन थे, जिनसे पैसे लेने हैं, तो क्रेडिटर कौन होंगे, जिनको हमने पैसे देने हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो कि मैंने अपने फ्रेंड से उधार लिया हुआ है, तो वो पैसे मेरे को उसको चुकाने पड़ेंगे ना एक टाइम के बाद, तो वो फ्रेंड मेरा कौन होगा इस टाइम पे, क्रेडिटर। ठीक है, द पर्सन टू होम, जिसको बिजनेस में पैसे देने हैं, ठीक है ना, बिजनेस और सम मनी इज कॉल्ड क्रेडिटर। ठीक है, अगर बिजनेस में हमें किसी आदमी से पैसे आएंगे तो वो आदमी हो गया डेटर, बिजनेस में हमने अगर किसी पैसे आदमी को पैसे देने हैं तो वो हो गया हमारा क्रेडिटर। अब जैसे फॉर एग्जांपल ए परचेज गुड्स फ्रॉम बी ऑन क्रेडिट। अब ए ने इस बार गुड्स खरीदी है, किससे खरीदी है, बी से। अब देखो अगर आपने किसी से गुड्स खरीदी होगी, कोई सामान खरीदो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे ना उसके, तो ए ने किससे सामान खरीदा, बी से, इसका मतलब बी को उसने पैसे देने हैं, सो बी इज द क्रेडिटर ऑफ ए। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली क्रेडिटर के बाद में। उसी तरीके से जैसे डेटर एक्स, डेटर वाई को हमने सन्ड्री डेटर बोला, उसी तरीके से अगर क्रेडिटर कोई एक्स है, क्रेडिटर कोई वाई है, क्रेडिटर कोई जेड है, तो इन सभी क्रेडिटर्स को कलेक्टिवली क्या बोला जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सो आई होप यू आर एंजॉयिंग द पॉइंट्स एंड आपको ये टॉपिक समझ आ रहा है। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात मैं आपको समझाता हूँ कि दो लोगों के बीच में ना डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन है। जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं, ए ने किसको कुछ बेची थी, बी को, ठीक है ना, तो बी से हमने पैसे लेने हैं ना, तो बी कौन हो गया हमारा, डेटर। ए के लिए बी कौन हो गया, डेटर, और बी के लिए ए कौन है, क्योंकि बी ने ए को पैसे देने हैं, है ना, तो वो बी के लिए फिर ए क्या हो गया, क्रेडिटर। ठीक है, तो दो पर्सन्स में, ठीक है, हम बात करते हैं डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन है। ठीक है, जैसे तो आपको मतलब यहां समझाता हूं, इसको देखिए, जैसे देखो, जैसे मान लो ए ने गुड्स किसको बेची, बी को, ठीक है ना, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट,
इसका क्या मतलब हुआ कि अब ए ने बी से पैसे लेने हैं, तो बी कौन हो गया फिर डेटर, और ठीक है ना, बी ने किसको पैसे देने हैं, ए को, ए कौन हो गया क्रेडिट, ठीक है। तो ये है बेसिकली रिलेशन डेटर और क्रेडिट का, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब 15 पॉइंट एंटिटी। एंटिटी का मतलब है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑफिस, कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, कोई भी शॉप, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेजेस जो अपने अकाउंट्स बुक्स मेंटेन करते हैं उनको हम बोलते हैं एंटिटी, ठीक है, ठीक है। बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट फॉर विच अकाउंट्स बुक्स आर मेंटेन इज कॉल्ड एंटिटी। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका हम अकाउंट्स बुक्स मेंटेन करते हैं उसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एंटिटी। सिंपल लैंग्वेज में आप उसको शॉप बोल सकते हो, बिजनेस बोल सकते हो, स्कूल है तो स्कूल कहोगे, कॉलेज है तो कॉलेज कहोगे, हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल कहोगे, ठीक है ना। अकाउंटिंग में इन सभी को क्या बोला जाता है, एंटिटी, क्योंकि इनके हमने अकाउंट्स बुक्स मेंटेन करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कि रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी भी क्या है, एंटिटी है, क्योंकि उसकी भी बुक्स मेंटेन होती है। टाटा कंपनी वो भी एक एंटिटी है, उसकी भी बुक्स मेंटेन होती हैं। कोई स्कूल है, कोई कॉलेजेस है, कोई यूनिवर्सिटी है, उनके भी अकाउंट्स बुक्स मेंटेन होती है, तो वो भी क्या है, एंटिटी ही है। तो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन को हम एंटिटी बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में, कि जिनके हमने अकाउंट्स बुक्स मेंटेन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे अब डिस्काउंट। ये वर्ड तो आपने न जाने कितनी बार सुना होगा। डिस्काउंट होता है क्या है, बेसिकली रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस। जैसे आपने किसी आप शॉप में गए हो, आपने कुछ सामान खरीदा, लाइक आपने गारमेंट्स खरीदने हैं, 500 की आपने टी शर्ट खरीदी, ठीक है ना, आपको टी शर्ट पसंद आई 500 वाली। अब आपने उससे पूछा कि बताओ कितना लेस करोगे, ठीक है ना, तो मान लो कहते हैं चलो ठीक है आप हमें 450 की दे देना। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो 50 रुपीज उसने लेस किए हैं, एक्चुअल प्राइस कितना था 500, लेकिन उसने लेस करके आपको कितने की दे दिया, 450 की। 50 रुपीज उसने लेस किए हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट है क्या, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब कम करना, किसको कम करना, सेलिंग प्राइस को। जब हमने सेलिंग प्राइस जो 500 था उसको मैंने 50 पे कम कर दिए, विच इज अलाउड बाय द बिजनेस कस्टमर। और ये डिस्काउंट कौन देगा, बिजनेसमैन देगा, किसको देगा, कस्टमर्स को, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट, ठीक है। अब देखो जिसने डिस्काउंट दिया है उसके लिए लॉस है, जिसको डिस्काउंट मिला है उसके लिए फायदा है। अब डिस्काउंट दो कैटेगरी होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। देखो ये दोनों बड़े मेन पॉइंट है समझने के लिए। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो हर एक को मिलना है, जो कोई ये नहीं है कि स्पेशल बंदे को ही मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी शोरूम में जाते हो या किसी मॉल में जाते हो, अगर वहां पे नजर आता है आपको 20% डिस्काउंट फ्लैट, 30% फ्लैट डिस्काउंट, तो वो सब क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। क्यों, क्योंकि वो स्पेशली आपको नहीं मिल रहा, वो जितने भी कस्टमर्स हैं ऑल ओवर द, जितने भी आपकी मार्केट में जो भी कस्टमर आ रहे हैं उनकी दुकान में, वो सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है ना। जैसे कई बार लिखा होता है बाय एंड डू द शॉपिंग ऑफ 2000 एंड गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो वो भी क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट होता है क्या है, बेसिकली जब हम लार्ज क्वांटिटी में कोई गुड्स खरीदते हैं उस टाइम में हमें कोई डिस्काउंट मिलता है। लाइक आपने एक बार में इकट्ठे जो 50,000 की शॉपिंग की है, आपने एक बार में 1 लाख का कोई सामान खरीदा, उस टाइम में हमें जो डिस्काउंट मिला तो वो क्या होगा, हमारा ट्रेड डिस्काउंट। सो डिस्काउंट विच इज अलाउड ऑन द बल्क, बल्क मतलब लार्ज क्वांटिटी, ये लिखा मैंने लार्ज क्वांटिटी, बल्क का मतलब लार्ज क्वांटिटी में जब हम सामान खरीदते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। एंड दिस डिस्काउंट इज नॉट शोन इन बुक्स। ये पॉइंट याद रखना कि हमने ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करना। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10,000 का कोई सामान खरीदा, उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलता है मान लो 10%, तो 10% कितना हुआ, 1,000। इसका मतलब आपने उसको पेमेंट कितनी पे की, 9,000। जब हम बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो ये हमने कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करना, हम सीधा 9,000 ही रिकॉर्ड करेंगे इन केस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। जिसने सामान बेचा वो भी 9,000 ही रिकॉर्ड करेगा, जिसने सामान खरीदा है वो भी 9,000 ही रिकॉर्ड करेगा। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स में शो नहीं करते। बेसिकली जो लिस्ट प्राइस है हमारी, उसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू कैलकुलेट करके सीधा माइनस करके वैल्यू को फाइंड आउट करके उसी अमाउंट के साथ हमने क्या करनी है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। सो ट्रेड डिस्काउंट 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो करते हैं कि नहीं करते, तो आंसर इज नो। ट्रू फॉल्स में आ सकता है ये पॉइंट, ठीक है। फिलअप्स में आ सकता है कि व्हिच डिस्काउंट डैश डिस्काउंट इज नॉट शोन इन बुक्स, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो पता लग गया वो डिस्काउंट जो एक होलसेलर किसको देता है, रिटेलर को। कि होलसेल रिटेलर कौन होते हैं, जो लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं, या होलसेलर कौन है, जो प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं, है ना। तो जब आप कोई लार्ज, आप सिंपल लैंग्वेज में समझो कि जो जब भी आप लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदते हो उस टाइम आपको जो डिस्काउंट मिलता है उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, जिसको हमने बुक्स में शो नहीं करना। नेक्स्ट आता है कैश डिस्काउंट। ये थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। मान लो कि मैंने अपने किसी फ्रेंड को, ठीक है, 10,000 रुपये उधार दिए हुए हैं,
ठीक है। और उसने मेरे को कहा था कि मैं आपको जो है वो 3 महीने के बाद पैसे चुकाऊंगा, ठीक है। अब मान लो कि अभी 1 मंथ अभी खत्म हुआ था और मेरे को इमीडिएटली पैसों की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना, अभी 2 महीने बचे हुए हैं। मैंने उसको अप्रोच किया अपने फ्रेंड को, उसने तो भी बोल दिया कि भाई सर मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मैं आपको 3 महीने के बाद इतने पैसे दूंगा, अभी तो 1 महीने कंप्लीट हुए हैं, तो आपको भी मैं पैसे 2 महीने बाद चुकाऊंगा, अभी मैं पैसे नहीं चुका सकता। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको एक स्कीम दी, मैंने उसको एक ऑफर दी। मैंने उसको बोला देख भाई, अगर तो तू 2 महीने के बाद ही पैसे चुकाएगा तो तेरे को 10,000 ही देने पड़ेंगे, लेकिन अगर तू मेरे को आज या कल या परसों में 2-3 दिन में अगर पैसे चुकाएगा तो मैं तेरे को 500 का डिस्काउंट देता हूँ। मतलब तू मेरे को कितने दे देना, सिर्फ 9500 ही दे देना, बाकी जो है वो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो उस टाइम पे जो 500 डिस्काउंट दिया गया है उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है ना, जो हम बेसिकली क्यों दे रहे हैं, ताकि हमारी जो पेमेंट फंसी हुई है वो जल्दी से जल्दी आ सके। क्योंकि देखो वो मेरा फ्रेंड भी सोचेगा कि अगर मैं 2 महीने के बाद पैसे लूंगा तो मेरे को 10,000 देने पड़ेंगे, अगर मैं 2 या 3 दिन के अंदर पैसे लूँ मेरे को 500 का फायदा ही है उसको भी, ठीक है ना। तो फिर वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं से अरेंज करके, अगर उसका बनता होगा कहीं से अरेंजमेंट अगर होता होगा तो कहीं ना कहीं से अरेंज करके वो मेरे को पैसे चुकाएगा, उसको 500 का होगा वो फायदा वो उठाएगा इस चीज का। तो उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। जब हमारी पेमेंट फंसी हो, हमने अपनी पेमेंट मंगवानी हो किसी से और पेमेंट हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आ जाए, तो उस टाइम पर जो डिस्काउंट देते हैं उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है। सो डिस्काउंट विच इज अलाउड बाय क्रेडिटर टू डेटर। डेटर कौन है, जिससे पैसे देने हैं, क्रेडिटर कौन है, जिसको पैसे देने हैं, है ना। तो डिस्काउंट किसने दिया, क्रेडिटर ने। किसको दिया, डेटर को, ताकि हमारी जो पेमेंट हो क्विकली हमें मिल जाए, फॉर अ क्विक पेमेंट, ताकि पेमेंट जल्दी से जल्दी आ जाए हमारे पास। एंड दिस डिस्काउंट इज शोन इन बुक्स। देखो 10,000 मैंने देने थे, मैंने उसको 500 का डिस्काउंट दिया, तो मेरे लिए क्या हो गया, 500 का नुकसान हो गया, ठीक है ना। और जिसको मैंने डिस्काउंट दिया है उसके लिए 500 का क्या हो गया, फायदा हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम प्रॉपर बुक्स में शो करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते, लेकिन कैश डिस्काउंट को बुक में प्रॉपर शो हमें करना होता है, ठीक है। सो इसके बाद लास्ट टॉपिक आज हम करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन को मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। मान लो कि आज आपने एक्टिवा खरीदी ब्रांड न्यू, कितनी की आई होगी, सारी मिला के उसकी आरसी के कागज मिलाकर, इंश्योरेंस, एसेसरीज डलवाकर आपको मान लो वो एक्टिवा पड़ गई 80,000 की। आपने उसको 4 साल तक यूज किया, 4 साल तक आपने खूब चलाया उसको, ठीक है ना। उसके बाद मान लो आपने उसको 4 साल के बाद सेकंड हैंड बेचना है, तो क्या आपको कितने रुपए मिलेंगे, कुछ सोच के बताइए। क्या आपको 80,000 पूरा मिलेगा, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा, 40,000 या 50,000 के आसपास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको 50,000 मिलता है, 4 साल के बाद आप अगर उस एक्टिवा को बेचो तो आपको 50,000 रुपए मिल गए। तो ये जो 30,000 जो उसकी वैल्यू कम हुई है ना, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्योंकि देखो कोई भी एसेट, आपका मोबाइल फोन ही है, मोबाइल फोन को आपने ब्रांड न्यू मोबाइल फोन दिया 15,000 का, अगर आप उसको 6 महीने भी यूज करके अगर बेचते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा 9 या 8,000 ही मिलेंगे। तो ये जो उसकी वैल्यू कम हुई है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। घर का फर्नीचर अगर आपने बेचा तो बेशक क्या होगी, आपको कम वैल्यू मिलेगी, वो भी क्या है, डेप्रिसिएशन, जो वैल्यू कम हुई है। बेसिकली होता क्या है, किसी भी एसेट को यूज करने से उस एसेट की वैल्यू बढ़ती जाती है, कम होती जाती है, और जो वैल्यू कम हो रही है उसी वैल्यू को हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। सो द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये भी मेन पॉइंट है कि जो डेप्रिसिएशन है किस पे लगती है, फिक्स्ड एसेट पे। क्या कभी कैश पे डेप्रिसिएशन लगेगी, नहीं। क्या कभी कैश की वैल्यू कम होती है, आपकी नहीं होती। क्या बैंक की वैल्यू कम होती है, नहीं होती। क्या स्टॉक की वैल्यू कम होती है, नहीं होती। डेप्रिसिएशन जो लगती है वो सिर्फ फिक्स्ड एसेट पे, लाइक मशीन पे फिक्स्ड एसेट है हमारा, डेप्रिसिएशन लगेगी। फर्नीचर हमारा फिक्स्ड एसेट है, डेप्रिसिएशन लगेगी। व्हीकल हमारा फिक्स्ड एसेट है, डेप्रिसिएशन लगेगी, ठीक है ना। तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू दिस वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब होता है उसको यूज करना, ठीक है। जैसे जैसे किसी एसेट को जितना ज्यादा यूज करोगे उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा कम होती जाएगी। एंड एक्सपायरी ऑफ लाइफ, हर एसेट की अपनी एक लाइफ होती है। लाइक मान लो आपने कोई एसेट आपने कोई खरीदा था, एसी जैसे मान लो उसकी लाइफ 10 ईयर की है, 10 साल तक आपने उसको खूब अच्छे से यूज किया। अब 10 साल के बाद वो क्या होगा, बिल्कुल खत्म हो चुका होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी बिल्कुल जीरो, या वैल्यू की होगी जो मार्केट में रद्दी के भाव बेच कर लोहे के भाव जो आपका पैसा मिलेगा ज्यादा से ज्यादा वही मिलेगा, है ना। दैट इज कॉल्ड एक्सपायरी ऑफ लाइफ, क्योंकि हर एसेट की अपनी लाइफ होती है, लाइफ खत्म होने के बाद वो एसेट फिर कबाड़ के हिसाब से बिकता है ना। तो उसको हम बोलते हैं जो वैल्यू उसकी कम हो रही है, ठीक है ना, एक्सपायरी ऑफ लाइफ के बाद उसकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगी, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड डेप्रिसिएशन। कुछ नेचुरल फैक्टर भी हैं, जैसे आयरन है, मशीन है, मशीन के ऊपर क्या होती है, रस्टिंग हो जाती है, कई बार जंग लग जाता है, उससे भी उसकी वैल्यू कम हो सकती है, ठीक है, ये नेचुरल फैक्टर हो गया। इसके अलावा
एक्सीडेंटल हो सकता है कोई डिफेक्ट, जैसे मान लो मैंने अभी ब्रांड न्यू एक्टिवा ली थी, घर जाते जाते एक्सीडेंट हो गया और उसका जो आगे का हिस्सा वो थोड़ा सा डैमेज हो गया, जिसके कारण तो अगर उसकी इमीडिएटली उसकी वैल्यू तो हो जाएगी डाउन चली जाएगी, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन ही कहेंगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का फुल चैप्टर भी हमारा सिलेबस में है, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे कंप्लीट में। ठीक है, जिसमें हम डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके कौन कौन से फैक्टर्स है, डेप्रिसिएशन क्यों लगती है, कैसे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है, कौन कौन से मेथड है हमारे डेप्रिसिएशन के कैलकुलेट करने के, वो सारा हम उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो डेप्रिसिएशन आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा कि जो एसेट को यूज करने से एसेट की जो वैल्यू हमेशा डाउन जाती जाएगी, उस वैल्यू को हम बोलेंगे जो वैल्यू कम हो रही है। ठीक है ना, लाइक 80,000 का एसेट है, मार्क्स से 80,000 का एसेट है, लेकिन उसकी वैल्यू जाएगी 30,000। ठीक है ना, तो वैल्यू जो 50,000 कम हुई है वो है हमारी डेप्रिसिएशन। सो इट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन व्हिच इज द नॉन कैश एक्सपेंस। ये भी बड़ा मेन पॉइंट है समझने वाला कि नॉन कैश एक्सपेंस है। देखो आप सैलरी पे करते हो, तो सैलरी पे करने से क्या होगा, आप कैश आप किसी को दोगे, आपने रेंट पे किया तो आप किसी को कैश दोगे, आपने इंश्योरेंस पे किया तो आप किसी को कैश दोगे, अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो कैश दोगे। लेकिन डेप्रिसिएशन में आपने किसी को कैश दिया है नहीं, ये तो जस्ट हुआ क्या है कि वैल्यू जो है ऐसे की वो कम हुई है हमारी, है ना, कि जो चीज 80,000 की थी वो 40,000 की रहेगी, कैश उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, हमारे लिए लॉस ही है, एक्सपेंस ही है, लेकिन कौन सा, नॉन कैश। कैश एक्सपेंस कौन सा होगा, वो खर्चा जो अपने कैश में पे किया, लेकिन नॉन कैश एक्सपेंस जो है जिसका एक्सपेंस जो है लेकिन उसका कैश में हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, डेप्रिसिएशन इज डैश एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस। ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है, फिर से पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में ये पॉइंट 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन डैश एसेट, दैट इज फिक्स्ड एसेट। ठीक है, सो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। पहला मेरा पॉइंट क्या है, डेटर जिन जिन लोगों से हमें पैसे लेने हैं, क्रेडिटर जिन जिन लोगों को हमें पैसे देने हैं। ठीक है, एक एंटिटी कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जिसके हमें अकाउंट्स बुक्स मेंटेन करने हैं वो हमारी क्या है, एंटिटी। डिस्काउंट एक सेलिंग प्राइस में जो रिडक्शन दी गई है, जो बिजनेसमैन एक अपने कस्टमर्स को जो सेलिंग प्राइस कम करता है तो वो होता है डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, 2 टाइप्स है इसके। लार्ज क्वांटिटी में अगर आपने कोई सामान खरीदा उस टाइम में जो डिस्काउंट मिलेगा दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, जिसको हमें बुक्स में शो नहीं करना। और अपने डेटर से जिन लोगों से हमें पैसे लेने हैं उनसे पेमेंट जल्दी मंगवाने के लिए जो आपने उनको डिस्काउंट ऑफर किया है उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट, जिसको हम बुक्स में प्रॉपर शो करते हैं। और फिर डेप्रिसिएशन की एसेट को यूज करने से एसेट की जो वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन, जो कि हमारे क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है। और डेप्रिसिएशन किस पे लगती है, सिर्फ फिक्स एसेट पे। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो हम करते हैं फिनिश। ठीक है, सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन न्यू वीडियोस की आपको मिलती रहे। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी मेंशन जरूर करें, उसी टाइम पे आपको जो जल्दी से जल्दी आपको जो वीडियो अवेलेबल करवाऊंगा उसकी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।